नमस्कार दोस्तों, कदम के आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कल वीडियो नहीं डाला था हमने, रीज़न इसका ये था कि वैज्ञानिक और जो तकनीकी विकास है, मैं चाह रहा था कि एक ही वीडियो में मैं पूरा वैज्ञानिक और तकनीकी विकास आपको बताऊं। तो आज हम जितने भी टॉपिक्स हैं वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के, वो आज पढ़ेंगे। और मैंने ये महसूस किया कि जो नोट्स अभी अवेलेबल हैं, जो मेरे भी आपके पास हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आउटडेटेड नोट्स हैं। तो मैं चाह रहा था कि एक नए नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाएं, ताकि जो बदलती हुई जो टेक्नोलॉजी है उससे आपको अवगत कराया जा सके और नई चीज़ों को सीखा जा सके। तो आज हम उन नए नोट्स से ही पढ़ेंगे, और जो नोट्स होंगे ये वाले, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स में इनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास को देखते हैं। पहले मैं वहाँ से शुरू करता हूँ जो आपके नोट्स में है, उसके बाद फिर हम आते हैं अपने नोट्स पे। ठीक है ना। तो जो आपके नोट्स में है उसमें क्या है कि हिंदी भाषा का वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास जो है उसका संबंध है भाषा के आधुनिकीकरण से। किससे है? भाषा के आधुनिकीकरण से। भाषा अगर आधुनिक प्रयोजनों के अनुकूल अगर विकसित हो तो उसे वैज्ञानिक और तकनीकी विकास से संदर्भित माना जाएगा। और दूसरा है उससे संबंधित यांत्रिक साधनों का विकास हो। भाषा से संबंधित यांत्रिक साधनों का विकास हो। ठीक है। इंटरनेट से लेकर मार्केट इकोनॉमी पर जितनी भी स्थितियां हमारे सामने हैं, उनके लिए हमारी भाषा में शब्द क्या हो? सरल हो और सहज शब्दों का प्रयोग हो। ये क्या होगी? वैज्ञानिक भाषा मानी जाएगी कि बदलती हुई जो प्रवृत्ति है, बदलता हुआ जो युग है, उसके अनुसार आपके पास शब्द भंडार भी होना चाहिए। आधुनिक प्रशासन से जुड़े शब्दों का विकास होना चाहिए। भाषा सभी स्तरों पर क्या होनी चाहिए? मानकीकृत होनी चाहिए। अब जो हिंदी का जो वैज्ञानिक विकास है उसके 4 डायमेंशन है। ठीक है ना। इन 4 डायमेंशन को पढ़िए, फिर हम आगे इन डायमेंशंस में एक एक के बारे में बात करेंगे। पहला डायमेंशन हिंदी का वैज्ञानिक विकास अगर पूछा जाए तो आपको इन्हीं चारों डायमेंशंस पर बात करनी है। पहला है हिंदी भाषा का मानकीकरण। किसका? हिंदी भाषा का मानकीकरण, जो हम पढ़ चुके हैं पिछले कुछ लेक्चर्स में। हमने हिंदी भाषा का मानकीकरण पढ़ा है। फिर दूसरा है पारिभाषिक शब्दावली का विकास। विशेष जो शब्द होते हैं जो परिभाषा के रूप में उपयुक्त होते हैं, उन शब्दावली का विकास है। ये हम पढ़ेंगे मंडे को। ठीक है। तीसरा है अनुवाद कार्य की प्रगति। अनुवाद हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हमने ये पढ़ लिया है कि हिंदी भाषा में कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं। तो एक केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के बारे में हमने पढ़ा था, जो राजभाषा विभाग, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वो इस अनुवाद कार्य को कर रहा है। और चौथा जो डायमेंशन है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसी टॉपिक को हमें जो पढ़ना है, वो है हिंदी के टंकण आदि से संबंधित तकनीकों का विकास, अर्थात यांत्रिक साधनों का विकास, यांत्रिक उपकरणों का विकास। ठीक है। तो इसी को हम पढ़ेंगे, हिंदी के यांत्रिक उपकरणों के विकास को। तो ठीक है, अब ये जो नए नोट्स के साथ हम इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। बाकी ये हम कवर कर चुके हैं, ये वाला मंडे को करेंगे। ठीक है। तो ये नोट्स कुछ इस तरीके से फ्रंट पेज है इसका, जो आपके लिए उपलब्ध होंगे। इन्हें आप टेलीग्राम चैनल जो इसके आपके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। डिटेल्ड नोट्स हैं और फीडबैक भी दीजिएगा, क्योंकि ये पहली बार मैं आपके साथ कोई नए नोट्स शेयर कर रहा हूँ। तो आपको ये नोट्स कैसे लगे, इसका फीडबैक अवश्य दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में भी जहाँ पर भी हमको लगे कि नोट्स में गैप देखने को मिल रहा है, वहाँ नए नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएँ। ठीक है। अब चलिए इसी नोट से ही बताऊँगा हिंदी का तकनीकी विकास से क्या तात्पर्य है। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो ये आपके नोट्स उपलब्ध होंगे टेलीग्राम पे, तो आप डाउनलोड कर लीजिए, साथ में उसको देखते हुए, नोट्स को देखते हुए वीडियो देखिए। ठीक है। तो हिंदी का जो तकनीकी विकास है उससे क्या तात्पर्य है? हिंदी भाषा का विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, एआई, मशीन लर्निंग, आईटी जैसे, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे आधुनिक क्षेत्रों में प्रयोग और इसका विस्तार है। जो भी नई टेक्नोलॉजी है उनमें प्रयोग हो और उसका विस्तार हो। इसका प्रमुख उद्देश्य हिंदी केवल साहित्य या संवाद की भाषा न होकर तकनीकी ज्ञान, शोध और डिजिटल माध्यमों की भी क्या बन जाए? प्रमुख भाषा बन जाए। ठीक है।
फिर एक तकनीकी विकास का एक पक्ष जुड़ता है भाषा के आधुनिकीकरण से। इसका क्या मतलब है आधुनिकीकरण का? कि यांत्रिक उपकरणों का भी विकास हो। यांत्रिक उपकरण क्या होते हैं? यांत्रिक उपकरण वे डिजिटल या कंप्यूटर आधारित टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर हो सकते हैं या तकनीकें हो सकती हैं जो हिंदी भाषा को कंप्यूटर, मोबाइल या इंटरनेट या अन्य तकनीकी माध्यमों पर क्या बनाती हैं? हिंदी भाषा को उपयोगी बनाती हैं। क्लियर है? क्या क्या है? हिंदी भाषा का तकनीकी विकास, फिर आधुनिकीकरण, भाषा का आधुनिकीकरण और यांत्रिक उपकरणों का विकास। तो हिंदी भाषा के संदर्भ में इन यांत्रिक उपकरणों के विकास को हम 2 चरणों में बांट सकते हैं। एक कंप्यूटर आया था, उससे पहले क्या यांत्रिक उपकरण प्रयोग में आते थे, और दूसरा कंप्यूटर के बाद में। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर पूर्व यांत्रिकीकरण। तो हिंदी में कंप्यूटर पूर्व में 3 चीज़ों को हम पढ़ेंगे: टाइपराइटर, टेलीप्रिंटर और इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। ये 3 चीज़ों का विकास हुआ था। तो पहला क्या क्या बताया? टाइपराइटर यहाँ दिख रहा है, टेलीप्रिंटर दूसरा, तीसरा होगा इलेक्ट्रॉनिक। बस इसके आगे इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, इलेक्ट्रॉनिक लगा दो। ठीक है, देखते हैं। तो पहला है हिंदी टाइपराइटर। टाइपराइटर आपने सबने देखा होगा, अपने पापा के पास तो जरूर देखा होगा, नहीं कहीं ना कहीं देखा होगा। जो मैकेनिकल वाला होता था, एक बड़ा सा डब्बा सा एक जो होता था, वो टाइपराइटर होता था। तो टाइपराइटर का आविष्कार तो 19वीं सदी में हुआ था, लेकिन हिंदी का जो टाइपराइटर है वो 1930 के दशक में आया था। हिंदी टाइपराइटर का विकास आसान नहीं था, क्योंकि एक जटिल प्रक्रिया थी। हमने पढ़ा था देवनागरी लिपि में, क्योंकि कई सारी मात्राएं, चिन्ह और संयुक्ताक्षर थे, तो बहुत सारी कीज का प्रयोग होता था। तो जितने टाइपराइटर में कीज होते हैं उतने में हिंदी को ला पाना बड़ा मुश्किल होता था, इसलिए ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। हिंदी टाइपराइटर के विकास कैसे हुआ, इसमें सबसे जो योगदान है वो देखेंगे हम। अंग्रेजों के ज़माने में टाइपराइटर का उपयोग केवल अंग्रेजी में होता था, जो ऑफिसेज में यूज़ करते थे। लेकिन 50-60 के दशक में स्वतंत्रता के बाद सरकारी कार्य, क्योंकि अंग्रेज तो गए, अब हिंदी का कामकाज बढ़ा, तो फिर हिंदी टाइपराइटर की आवश्यकता महसूस हुई। तो पटना साइंस कॉलेज के एक अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर थे कृपानाथ मिश्रा। इन्होंने हिंदी टाइपराइटर के कीबोर्ड का आविष्कार किया। उन्होंने इससे इस तरह डिजाइन किया कि हिंदी के सामान्य अक्षर आसानी से टाइप किए जा सके। उनके द्वारा बनाए गए कीबोर्ड को मिश्र कीबोर्ड कहा गया। मिश्रा से निकला ये, मिश्र कीबोर्ड कहा गया, और इसका पेटेंट आज भी उनके नाम पर है। ठीक है, तो इस नाम को ध्यान रखना आपको, कृपानाथ मिश्रा को। फिर चुनौतियां क्या थी भाई? वही चुनौतियां थी कि इसकी टाइपराइटर का लेआउट बनाना ही बहुत कठिन था, क्योंकि इसमें क्या थी? अनेक मात्राएं और संयुक्ताक्षर था। और दूसरा, टाइपराइटर क्या होता था? मैकेनिकल होता था। तो इसमें कंप्यूटर की तरह स्वचालित रूप से मात्राओं या संयुक्ताक्षर को जोड़ने की सुविधा नहीं थी, इसलिए हर चिन्ह और अक्षर के लिए अलग कुंजी रखनी पड़ती थी, है ना। जैसे अभी आपको बोले क्षय बनाओ, तो आप KSHA टाइप कर, फोनेटिक कीबोर्ड की बात कर रहा हूँ, अभी आप कैसे टाइप करते हो इसको भी पढ़ेंगे। KSHA लिखेंगे तो आपका क्षय बन जाता है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था, वहाँ पे क्षय के लिए कुंजी देनी ही पड़ती थी, इसलिए नंबर ऑफ जो कुंजी चाहिए थी वो ज़्यादा चाहिए होती थी, इसलिए ये एक चुनौती थी। फिर धीरे धीरे कंपनियों ने, गोदरेज कंपनी थी, उसने पहला स्वदेशी टाइपराइटर बनाया। एशिया की पहली कंपनी बनी गोदरेज प्राइमा, भारत का पहला स्थानीय रूप से निर्मित टाइपराइटर था। फिर रेमिंगटन, ओलंपिया जैसी कंपनियों ने भी हिंदी टाइपराइटरों का विकास किया और निर्माण भी किया। फिर आधुनिक युग आया, उसमें क्या हुआ? यूनिकोड आ गया। यूनिकोड के बाद में इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड जैसे लेआउट आए, जिससे टाइपिंग और भी क्या हो गई? सरल हो गई। अब हिंदी टाइपिंग के लिए कंप्यूटर और मोबाइल टूल्स वर्तमान में अवेलेबल है, ये आज का युग है जो हमें पता है। हिंदी टाइपराइटर का विकास 1930 में शुरू हुआ, चुनौतीपूर्ण था। कृपानाथ मिश्रा, ये निष्कर्ष के रूप में आप लिख सकते हो। ये नोट्स जो मैंने आपको दिए हैं ना, ये तो बेहतरीन नोट्स हैं, है ना, आप खुद को पढ़ के लगा। और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में अगर प्रश्न आता है तो निष्कर्ष भी दिखेगा, भूमिका भी दिखेगी और मुख्य भाग भी दिखेगा, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही चीज़ों को देख पाना। ठीक है ना। फिर है दूसरा, हिंदी टेलीप्रिंटर का विकास। टेलीप्रिंटर क्या है? टेलीफोन से निकला है, जैसे फोन आता था और टेली यहाँ है क्या? प्रिंटर। मतलब क्या? ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल यंत्र है। इसकी सहायता से टाइप किए गए संदेशों को लंबी दूरी तक भेजा और प्राप्त किया जा सकता था। देखो, टाइपराइटर क्या है? जहां आपने टाइप किया वहीं रह गया, यहाँ पे टाइप भी हो और उसका संप्रेषण भी पॉसिबल था, तो इसे टेलीप्रिंटर कहा गया। यह समाचार, सरकारी आदेश और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान के लिए उपयोग में लाया जाता था। इसका जो प्रारंभिक विकास हुआ था वही 19वीं सदी में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफी के साथ शुरू हुआ।
जो स्टार्टिंग में इसमें मोर्स कोड, टेलीग्राफ ऑपरेटरों का प्रयोग होता था, लेकिन बाद में टाइपराइटर जैसे यंत्रों के साथ भी टाइपराइटर में क्या हुआ, एक तरीके से कम्युनिकेशन भी जोड़ दिया तो टेलीप्रिंटर बन गया। 1920 के दशक में टेलीप्रिंटर का व्यावसायिक उपयोग प्रारंभ हुआ, जिससे इसके संदेशों को टेलीफोन लाइनों या रेडियो तरंगों के माध्यम से भेजना क्या हुआ, संभव हो पाया। ठीक है, फिर भारत में कब हुआ, तो वही है, हिंदी टेलीप्रिंटर की आवश्यकता महसूस की जाए, वही उसी तरह से चलेगा। 1980 के दशक में भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने देवनागरी हिंदी में द्विभाषी टेलीप्रिंटर के विकास की पहल की। 80 के दशक में आया, देखिए, इसके लिए तकनीकी मानकों और कीबोर्ड लेआउट पर कार्य किया। फिर हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर जैसी कंपनी ने हिंदी टेलीप्रिंटर का निर्माण में योगदान दिया, जैसे सरकारी विभागों में इसका प्रयोग हुआ। वही चुनौतियां सेम रहेंगी भाई, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर के इशू आ जाएगा। फिर महत्व क्या होगा, वही भाई सूचना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होगी और भेजी भी जा सकेगी। आधुनिक युग में वही बदलाव आएंगे, आप वही जो पुराने वाली चीज़ें कि अब क्या हो रहा है वो आपको पता है। ठीक है, ये निष्कर्ष के रूप में आप लिख देंगे, क्लियर है, नोट्स में मिल जाएगा। फिर है इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर कुछ नहीं है भाई, टाइपराइटर जो था आपका वो पूरे तरीके से क्या था, मैकेनिकल था, मतलब हाथ का फोर्स लगता था। अगर आपने देखा हो, कागज पे आपने लगाया तो हाथ का फोर्स लगाया तब वो छपता था, उसके नीचे एक रिबन चलता था। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मोड बन गया उसका, अब मैकेनिकल नहीं रहा वो। ठीक है, तो फायदा क्या हो जाएगा, आपने अगर देखा हो पुराना कीबोर्ड, पुराना टाइपराइटर, उसमें अगर कोई गलती हो जाती थी तो उसको सुधारना पॉसिबल नहीं था। यहाँ पर क्या होगा, सुधारना भी पॉसिबल हो जाएगा। तो देखिए, देखते हैं, एक आधुनिक टाइपराइटर है, इसमें पारंपरिक मैकेनिकल टाइपराइटर की तुलना में कई इलेक्ट्रॉनिक और स्वचालित सुविधाएं होती हैं। इसमें टाइपिंग प्रक्रिया तेज हो जाएगी, त्रुटिहीन बन जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होंगे, मोटर होंगे और डिजिटल डिस्प्ले या मेमोरी भी होती है। विशेषताएं क्या होंगी, ऑपरेशन अब मैकेनिकल की जगह क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल हो जाएंगे, डिजिटल डिस्प्ले हो जाएगा, मेमोरी भी होगी, मेमोरी स्टोरेज भी होगा तो सेव भी किया जा सकता है, करेक्ट भी कर सकते हो आप, पहले बैक स्पेस या करेक्शन की सहायता से, पहले नहीं कर पाते थे। फ़ॉन्ट के साइज़ को छोटा बड़ा भी कर सकते हो, और स्वचालित कार्य अपने आप पेपर ले लेगा, मार्जिन सेट कर लेगा वगैरह, ये सुविधाएं भी मिल जाएंगी। और डेजी व्हील या थर्मल प्रिंट के माध्यम से इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, प्रिंट की क्वालिटी भी क्या होगी, बेहतर होगी। ठीक है, विकास का इतिहास, पहला 1920 में बना, IBM ने बनाया। उसके बाद में ओलिवेटी एक पूरा बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर लेकर आया था, बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना, एक दो को ध्यान रख लो, IBM को ध्यान रख लो, है ना, ओलिवेटी को ध्यान रख लो। उसके बाद में इसी में सर्किट बोर्ड डाल दिए गए, सेमीकंडक्टर चिप डाल दी गई, मेमोरी डाल दी गई, है ना। तो इससे क्या होगा, अक्षरों को स्टोर करना आसान हो गया, सुधारना और फॉर्मेटिंग करना भी आसान हो गया। और आजकल तो ये बहुत कॉमन हो गया, लेकिन इसका स्थान किसने ले लिया है, कंप्यूटर ने ले लिया है। पहले बहुत तो ऑफिस में बड़ा यूज़ लिया जाता था, ठीक है ना, तो ये क्रांतिकारी बदलाव लाया, इससे सुविधाएं स्वचालित हो गई वगैरह वगैरह। ये है देखिए इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर, ठीक है ना, ऐसा होता था ये। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे कंप्यूटरीकरण के युग में। आप सब देख पा रहे हो, उसी युग के हम लोग हैं, हम तो आसानी से देख पा रहे हैं, बस थोड़ा एक सिस्टमेटिक वे में उन्हीं चीज़ों को देखेंगे। तो इतिहास क्या है, कंप्यूटर का इतिहास है ना, 1980 में बनना शुरू हुआ, अंग्रेजी भाषा तक सीमित था, है ना। फिर भाषा को कंप्यूटर पर लाने का प्रयास किए गए, हिंदी भाषा को, है ना। इसके लिए सबसे जो प्रारंभिक सॉफ्टवेयर आए थे वो था अक्षर, शब्द रत्न, जो डॉस पर आधारित थे, जिन्हें सीमित टाइपिंग और प्रिंटिंग की सुविधा थी। तो याद रखेंगे अक्षर और डॉस। फिर सीडैक एक संस्था है सरकार की, उसने जिस्ट बनाया। जिस्ट क्या था, ग्राफिक्स एंड इंटेलिजेंस बेस्ड स्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी। ये कार्ड विकसित किए थे जिसे कंप्यूटर में लगाने पर आप भारतीय भाषाओं को कंप्यूटर पर यूज कर पा रहे थे। ठीक है, फिर एक इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट को माने तब। इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड क्या है, इसका इनस्क्रिप्ट, IN का मतलब इंडिया और स्क्रिप्ट मतलब लिपि। तो इंडियन लिपि के लिए कीबोर्ड को मान्यता मिली कि भाई अलग अलग भाषाएं हैं भारत में, सबके अलग अलग कीबोर्ड होंगे, तो कैसे काम चलेगा। तो इन्होंने क्या किया कि जो ध्वनियां हैं उनके लिए संकेत जो होंगे, ध्वनि के जो संकेत है उनके लिए कीबोर्ड पे उसका जो पोजीशन है वो तय कर दिया। जैसे भारत में के है, अंग्रेजी कीबोर्ड का के है, तो के से हिंदी की ध्वनि क्या निकलेगी, का। तो इसकी पोजीशन जो के की थी उसकी जगह के की पोजीशन का की फिक्स कर दी। ऐसे ही अन्य भाषाओं के लिए भी फिक्स कर दी। तो इस जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड को कहा गया, उसको कहा गया इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड। क्या कहा गया, इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड।
जिससे हिंदी टाइपिंग के लिए एक मानक कुंजी पटल सामने आया। बहुत इंपॉर्टेंट था भाई ये डेवलपमेंट, ठीक है। इसी अवधि में एपॉक्स लैंग्वेज प्रोसेसर जैसे शक्तिशाली वर्ड प्रोसेसर भी विकसित हुए। फिर यूनिकोड आ गया। यूनिकोड का पहला संस्करण जारी हुआ जिसमें देवनागरी से 9 भारतीय लिपियां क्या थी, शामिल थी। इससे हिंदी को वैश्विक डिजिटल मंच पर पहचान मिली। 1995 के आसपास इंटरनेट पर हिंदी की उपस्थिति शुरू हुई। प्रारंभ में रोमन लिपि या इमेज फाइलों के रूप में हुआ, बाद में डायनेमिक फॉन्ट्स आए और यूनिकोड के साथ में हिंदी वेबसाइट्स पर आने शुरू हुई। फिर 1996 में हिंदी दिवस पर पीसी डॉस का हिंदी संस्करण जारी हुआ जिसमें हिंदी प्रोग्रामिंग भाषा भी शामिल थी। प्रोग्राम के लेवल पे, विंडोज़ के लेवल पे ये आई, ठीक है। फिर 2000 के दशक में हिंदी समाचार पत्र वेबसाइट इंटरनेट पर उपलब्ध होने लगी। सीडैक ने इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिक्स बनाया। लीप ऑफिस जैसे सॉफ्टवेयर विकसित किए जिसे सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्रयोग किया जाने लगा। हालांकि उतना प्रचलन में नहीं आ पाया पर सीडैक ने बनाया था। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी संस्थाओं ने, कंपनियों ने हिंदी के लिए ट्रांसलिट्रेशन टूल्स, मतलब ट्रांसलेशन प्लस लिटरेशन, है ना, उस जैसे टूल्स बनाए, इनपुट टूल्स बनाए, आगे पढ़ेंगे इनको, और यूनिकोड की सुविधाएं दी। फिर विकिपीडिया ने भी हिंदी की शुरुआत कर दी। 2009 के बाद में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ने हिंदी वॉइस टाइपिंग आदि आज जो हम देख रहे हैं वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी। ये निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हो। अब देखते हैं आज के दौर में क्या क्या हमारे पास मौजूद है, ठीक है। और बस केवल ऑर्गेनाइज तरीके से देखेंगे इन चीज़ों को, यूज़ हम कर रहे हैं। पहला है वर्तमान में हिंदी में उपलब्ध टूल्स क्या क्या हैं। हिंदी टाइपिंग टूल्स, है ना, टाइप कैसे कैसे कर सकते हो। तो आप देखते हो मोबाइलों पे कीबोर्ड ही आ रहे हैं, है ना। तो सबसे एंड्रॉइड है तो गूगल दे रहा है आपको कीबोर्ड। पहले क्या था, गूगल इनपुट टूल्स अलग से डाउनलोड करना पड़ता था, है ना। तो एक गूगल इनपुट टूल है, ये टूल वेब ब्राउजर था। पहले देखेंगे ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन इंटरनेट पर कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं। तो ये टूल वेब ब्राउजर पे अवेलेबल था और विंडोज़ के लिए उपलब्ध था। इसमें आप अंग्रेजी में टाइप करके स्पेस दबाते ही वह शब्द किस में बदल जाता था, हिंदी में बदल जाता था। आज से 5-7 साल पहले इसी का बहुत यूज होता था। इसमें वर्चुअल कीबोर्ड, ट्रांसलिट्रेशन और हैंडराइटिंग जैसी सुविधाएं भी मिलती थी। फिर एक आया ईजी हिंदी टाइपिंग, यह भी ऑनलाइन है ना। इसमें आप अंग्रेजी में लिखो फिर स्पेस दबाओ तो वह हिंदी में बदल जाता है। इसका उपयोग मोबाइल, डेस्कटॉप दोनों में किया जा सकता है। ऐसे ही एक इंडिया टाइपिंग करके है, यह वेबसाइट हिंदी टाइपिंग के लिए ट्रांसलेटेड कीबोर्ड लेआउट और वॉइस टाइपिंग जैसी सुविधाएं देती है। यहाँ पर कृतिदेव, डेवलिस, इनस्क्रिप्ट और रेमिंगटन जैसे कीबोर्ड लेआउट सभी उपलब्ध हैं। फिर एक टाइपिंग बाबा भी है, यह भी ऑनलाइन टूल है जिसे रेमिंगटन कीबोर्ड लेआउट और वर्चुअल कीबोर्ड भी उपलब्ध है। क्विलपैड, यह भी अंग्रेजी में हिंदी अक्षर को तुरंत देवनागरी में बदल देता है। अंग्रेजी अक्षरों में अगर हिंदी शब्द लिखेगा फिर देवनागरी में बदल देगा। ऐसे हिंदी टाइपिंग info.info, यह टूल वॉइस टाइपिंग, फॉर्मेटिंग और इंस्टेंट स्क्रिप्ट कन्वर्जन आदि सुविधाएं देता है। ये तो ऑनलाइन टूल्स है। अब ये सारे टूल्स क्या हैं, ऑफलाइन भी उपलब्ध है। ऑफलाइन में जो इंपॉर्टेंट टूल्स है वो है सोनी टाइपिंग ट्यूटर, ये टाइपिंग सीखने और अभ्यास करने के लिए लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है। इसमें कृतिदेव, डेवलिस, मंगल ये सारे फ़ॉन्ट्स हैं। रेमिंगटन, गेल और स्क्रिप्ट लेआउट भी मिलते हैं। फिर सोनमा, SONAMA, सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट, यह भी क्या है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में टाइपिंग स्पीड और सटीकता बढ़ाने के लिए उपयोगी है। इसके विभिन्न पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं हमारे पास। फिर है हिंदी टाइपिंग सॉफ्टवेयर, इंडिया टाइपिंग सॉफ्टवेयर बनाया गया। यह ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है जिसमें रेमिंगटन, गेल, रेमिंगटन, CBI, इनस्क्रिप्ट जैसे कीबोर्ड सपोर्ट मिलते हैं। यह सरकारी परीक्षाओं के लिए उपयुक्त है। इन सब के साथ साथ अभी एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जितनी भी कंपनियां हैं वो अपने डेस्कटॉप और कंप्यूटर में फोनेटिक कीबोर्ड क्या होता है, फोनेटिक कीबोर्ड आगे पढ़ेंगे हम, फोनेटिक कीबोर्ड उपलब्ध करा रही हैं। ऐसे ही मोबाइल ऐप्स भी हैं, देश हिंदी कीबोर्ड, यह ऐप के रूप में उपलब्ध है, ठीक है ना। फिर है विभिन्न कीबोर्ड लेआउट्स कौन कौन से हैं और इनकी विशेषताएं क्या हैं, तो ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा। एक रेमिंगटन होता है ना, एक इनस्क्रिप्ट अभी मैंने बता दिया, एक कृतिदेव है जो पुराने टाइपराइटर आते थे ना, उसी फॉर्मेट में, जैसे मैंने बताया के की जगह का, ऐसे जो पुराना टाइपराइटर आता था वो कृतिदेव फॉन्ट वहीं से निकला है, ये पढ़ लेना, ठीक है। मैं जो बताना चाहूँगा जो लेटेस्ट है वो है एक तो फोनेटिक कीबोर्ड। फोनेटिक कीबोर्ड क्या है, एक ऐसा कीबोर्ड आउटलेट है जिसमें किसी भाषा के
अक्षरों को क्वेटी कीबोर्ड की कुंजियों पर ही ध्वनि उच्चारण। क्वेटी कीबोर्ड क्या है? क्वेटी कीबोर्ड ये है कि जो अंग्रेजी वाला जो कीबोर्ड अभी आप यूज़ में लाते हो उसमें QWERTY है ना, ऐसे इसको क्वेटी कीबोर्ड बोला जाता है, उसी क्रम में होती हैं ये। तो अब क्या बोलोगे, ध्वनि के उच्चारण के साथ आप इसको लिख सकते हो। जैसे इसमें मैंने उदाहरण डाले होंगे कहीं, हाँ ये देखिए, जैसे आपने टाइप किया नमस्ते, NAMASTE, तो ये नमस्ते टाइप कर देगा। दिल्ली, दिल्ली की स्पेलिंग तो DELHI है, पर दिल्ली क्योंकि उच्चारण ऐसे हो रहा है तो दिल्ली आपने डाला तो दिल्ली टाइप कर देगा। भारत, भारत को ऐसे टाइप कर देगा। जैसे उच्चारण होता है वैसे आप टाइप करो, सबसे ज़्यादा आप इसी को यूज़ कर रहे हो मुझे पता है। तो इसको बोलते हैं फोनेटिक कीबोर्ड, ठीक है। तो ये ध्वनि उच्चारण के साथ मैप किया जाता है। आप जिस तरह अंग्रेजी में बोलते हैं उसी तरह टाइप करने में हिंदी या अन्य भाषा में इसको बदल देता है। तो विशेषताएं, क्योंकि ध्वनि आधारित टाइपिंग होगी, सीखने में बहुत आसान होगा। किसी को टाइपिंग नहीं भी आती, और जैसे पुराने जो टाइपराइटर थे जिसको नहीं आती थी टाइपिंग, वो नहीं टाइप कर पाता था, अब कोई भी कर सकता है, कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। इससे भी ट्रांसलिट्रेशन कीबोर्ड कहा जाता है, क्योंकि यह अंग्रेजी अक्षरों को हिंदी में लिप्यंतरण करता है, लिपि का चेंज करता है। सीमाएं क्या है, कई बार बड़े जो शब्द होंगे उनको आप टाइप करते रहे, जब ध्वनि सही नहीं मिली तो गलत टाइप कर देगा, ठीक है, वर्तनी में गलती हो। ऑटो स्पेल संशोधन टूल्स का भाव अपने आप करेक्ट नहीं करता है। कुछ या विशेष या कठिन शब्दों के लिए सही वर्तनी जानना है, जरूरी है, नहीं क्या होगा, गलत हो जाएगा। जैसे औपचार, औपनिवेशक, अब इतना खतरनाक शब्द अगर आप टाइप करोगे तो इसकी वर्तनी एकदम करेक्ट होनी चाहिए। उपयोग तेजी से होगा, ये सारा मैंने आपको बता दिया। तो ये फोनेटिक कीबोर्ड हो गया आपका। फिर एक टूल होता है वॉइस टू टेक्स्ट, आप बोलो और वो टाइप कर दे। तो वॉइस टू टेक्स्ट भी एक ऐसी तकनीक है जिसमें बोले गए शब्दों को कंप्यूटर, मोबाइल या अन्य डिवाइस पर लिखित टेक्स्ट में बदल देता है। इसे स्पीच रिकॉग्निशन या वॉइस टाइपिंग भी कहा जाता है। आप बोलोगे, माइक के जरिए कैप्चर करेगा और डिवाइस कैप्चर करेगा, फिर ऑडियो सिग्नल फॉर्मेट में भेजेगा, डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। ML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्दों को पहचानेगा और उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, फिर टेक्स्ट स्क्रीन पर दिखेगा जिसे आप एडिट या सेव कर सकते हो। ये ऐसे काम करता है। हिंदी में इसके टूल्स अवेलेबल है, जैसे गूगल हिंदी इनपुट, जीबोर्ड, इजी टाइपिंग। अभी जो MS ऑफिस का जो आ रहा है ना, MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में डिक्टेशन करके एक टूल होता है जिससे आप हिंदी में भी बोल के टाइप करा सकते हो। हालांकि क्वालिटी बहुत पुअर है, बहुत अच्छे से टाइप नहीं करता है, पूर्ण विराम वगैरह अपने आप से नहीं लेता है। इस मामले वॉइस टू टेक्स्ट में अभी तक जो मुझे सबसे बेस्ट लगा है वो है एप्पल का। हाल वो पूर्ण विराम वगैरह खुद लगा देता है, लेकिन 100% वो भी एक्यूरेट नहीं है। ये विशेषताएं आप खुद देखेंगे, सीमाएं भी खुद देखेंगे, बता दिया मैंने सीमाएं। फिर एक है टेक्स्ट टू स्पीच। अब आपका कुछ लिखा हुआ है उसको बोल के पढ़ दे, ये फिर भी बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, पढ़ देता है अच्छे से हिंदी में पढ़ देता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का भी अच्छा है, एप्पल का भी अच्छा है, लगभग सभी ये जो टूल्स देख लीजिएगा, पर ये अच्छे तरीके से पढ़ दे रहा है। अब फायदा क्या होगा, मान लीजिए जो देख नहीं सकता है ना, दृष्टि बाधित है, वो उसको बस आप बोल दो, वो पढ़ पढ़ के कहानी सुनाएगा आराम से, जो भी उसमें लिखा होगा, कहानी सुनाना हो, नोट्स सुनाना हो, जो सुनाना हो सुनाएगा। तो एक टेक्स्ट टू स्पीच होगा, ठीक है। फिर एक तकनीक जो लेटेस्ट बहुत पॉपुलर हो रखी है वो है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये एक ऐसी तकनीक है जो किसी छवि, स्कैन किए गए दस्तावेज, फोटो या PDF में मौजूद टेक्स्ट को पढ़कर उसे डिजिटल संपादित करने योग्य और खोजने योग्य टेक्स्ट में बदल देती है। मान लीजिए आपने स्कैन किया एक फोटो को, है ना, मान लीजिए किसी किताब की फोटो है, आपके नोट्स की फोटो है, उसको क्या करेगा, टेक्स्ट में बदल देगा। फिर आप चाहो तो उसको एडिट भी कर सकते हो। तो इसका फायदा क्या होगा, कार्यप्रणाली क्या करती है, कैसे काम करता है, स्कैन करेगा, फिर टेक्स्ट को पहचानेगा, फिर यूनिकोड या डिजिटल फॉर्मेट में बदल देगा और उसको फिर कंप्यूटर पर सर्च, एडिट या कॉपी पेस्ट जैसा बना देगा। कॉपी पेस्ट देखो, सर्चेबल क्या है, आप PDF कई देखते होंगे, उनमें सर्च करो तो सर्च हो जाता है, कुछ में नहीं होता। जो स्कैन किए हुए होंगे फोटो के रूप में, उसमें सर्च नहीं होता। तो वो क्या करेगा, इस टेक्निक से उसको भी क्या करेगा, सर्चेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। OCR तकनीक हिंदी भाषा के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई है। इससे क्या होगा, हिंदी में छपे हुए पुराने ग्रंथ, पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आसानी से क्या होंगी, डिजिटल फॉर्मेट में बदल जाएंगी। पांडुलिपियां होती हैं जो, है ना, जो ओरिजिनल टेक्स्ट होता है, उनको भी आप डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे क्या होगा, संरक्षण, इन दस्तावेजों का संरक्षण, संग्रहण क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा और वो नष्ट होने से बच जाते हैं। इस तकनीक के माध्यम से सरकारी रिकॉर्ड की कोई भी दस्तावेज हो, उसको क्या होगा, आप सुरक्षित रख पाओगे, सर्च कर पाओगे, पारदर्शिता बढ़ेगी, समय बचेगा, ढूंढ पाओगे चीज़ों को, बहुत सारे फायदे हैं, है ना।
हिंदी टेक्स्ट यूनिकोड में होता है, तुरंत खोता जा सकता है अभी भी, है ना। अब इसमें इसके फ़ायदे हुए दृष्टिबाधित वगैरह के लिए जो किताबें बनानी हो वो सब हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। इसमें भी कुछ चुनौतियां हैं जो मैंने नहीं लिखी हैं, आप लिख सकते हो। फिर एक लास्ट टॉपिक है, थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, आप नोट्स पढ़ लीजिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है, कि हिंदी भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधुनिक तकनीक हैं, वे शाखाएं हैं जो कंप्यूटर और मशीनों को इंसानों की तरह सोचना, सीखना और निर्णय लेने की क्षमता बनाती है। हिंदी भाषा के संदर्भ में भी इन तकनीकों का प्रयोग तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे हिंदी भाषियों के लिए डिजिटल सेवाएं अधिक सुलभ और प्रभावी हो रही हैं। क्या क्या टूल्स, क्या क्या कर सकते हो आप, भाषा अनुवाद कर सकते हो, चैटबॉट्स बना सकते हो कि हिंदी में कोई सवाल पूछे और हिंदी में ही उत्तर दे दे, NLP कर सकते हो, इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। फिर मशीन लर्निंग से क्या होगा, डाटा सिखा सकते हो, OCR को बना सकते हो, हिंदी कंटेंट मॉडरेशन, अपने आप कंटेंट की पहचान करे, उसे ठीक भी करे, ठीक है ना। तो कई जगह इसका प्रयोग हो रहा है, जैसे ChatGPT वगैरह में हिंदी आसानी से प्रयोग हो रहा है। एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट, आजकल स्पीकर को बोलो, ओए हेलो एलेक्सा, हाय एलेक्सा, या एलेक्सा मुझे ये गाना सुना दो, है ना, तो वो आपको वो गाना सुना देता है। गूगल असिस्टेंट भी ऐसे ही काम कर रहा है, सीरी भी हिंदी समझने लग गया है ना। तो ये चैटबॉट्स का उपयोग काफ़ी बढ़ रहा है। चैटबॉट्स बना सकते हो, जैसे रेलवे का है, किसी को अंग्रेजी नहीं आती, वो पूछे मेरी ट्रेन कितनी लेट है, ट्रेन नंबर इतना, फिर वो बता दे उसको, है ना। तो इन क्षेत्रों में AI ML का उपयोग आप कर सकते हो। शिक्षा में कर सकते हो, स्वास्थ्य में कर सकते हो, हिंदी में रिपोर्ट बताएगा। कृषि में कर सकते हो, किसानों की मदद करेगा। मीडिया में कोई अगर इंग्लिश में भी आ रहा है कोई चीज़, उसको हिंदी में बदल देगा, ट्रांसलेशन भी करेगा। गूगल लेंस, याद करो गूगल लेंस, है ना। तो इसकी सीमित सीमाएं क्या हैं, एक तो डेटा की, अंग्रेजी में जितना डाटा अवेलेबल है ना, उतना हिंदी में अवेलेबल नहीं है। मॉडल को ट्रेन करने के लिए खूब डाटा चाहिए होता है, उतना डाटा हिंदी में उपलब्ध नहीं होता। फिर भाषाई विविधता भी है ना, और तकनीकी संसाधनों की सीमितता, महंगी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो ये निष्कर्ष के रूप में आप लिखोगे। तो ये बहुत ही लेटेस्ट मैं कहूँ आपको नोट्स मैंने प्रोवाइड कराए हैं। आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अगर फीडबैक दोगे तो ही आगे नोट्स लाऊंगा, नहीं मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बताइएगा कि ये नोट्स कितने लेटेस्ट हैं और कितना आपको इसका लाभ मिल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस फीडबैक के साथ जो भी प्रश्न दिया जाए वो लिखिए, और अगर ऐसा कोई गैप आप नोट्स में और कहीं भी पाते हैं कि सर ये वाले नोट्स और थोड़े अच्छे होने चाहिए थे, तो उन पे हम कोशिश करेंगे आपको देने की। तो आप इसी तरह मेहनत करते रहिए, आप मेहनत करेंगे तो हमें भी मेहनत करने की एक नई ऊर्जा मिलेगी, और थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो जल्दी ही धीरे धीरे आप अपने सिलेबस को भी समाप्त कर पाएंगे, ठीक है। और जो बच्चे, भाषा खंड अब ख़त्म होने वाला है, जो नई शुरुआत करना चाहते हैं, 21 जुलाई से हम गद्य से शुरू करेंगे नया सतत 3 बैच, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। भाषा खंड फिर लास्ट में दोबारा करा दिया जाएगा आपको, ठीक है ना। तो जो बच्चे जिस तरीके से भी जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। और फिर आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।